नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे। कापलान कहता है भारत 15 अगस्त 1947 वाला भारत दुनिया की धुर्री है, पिवट स्टेट है। अब वो पिछला आप लोगों ने सुना। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, राहुल सांस्कृत्यायन। पक्का पक्का कम्युनिस्ट, हार्ड कोर कम्युनिस्ट। आप लोगों को लगेगा मैं इस कम्युनिस्ट को क्यों ले आई। ये कम्युनिस्ट की पुस्तक का नाम है सोवियत मध्य एशिया। ये पुस्तक छापा है किताब महल ने। छपी कब है? ये छपी है पहली बार बापू निर्वाण छठा दिन, यानी फरवरी 1948 में छपा है, यानी लिखा है 47 वगैरह। इस किताब का सार क्या है? पांचों स्थान हमारा है। पांचों स्थान कौन? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हमारा है। इसको कई सोर्सेस से मैं बताऊंगी। रॉबर्ट कैपलान इसकी चर्चा करता है। कब? 2012 में। ये राहुल सांकृत्यायन भारत का शत्रु है, सनातन धर्म का शत्रु है। पक्का कम्युनिस्ट होने का क्या मतलब है? और सोवियत रूस की सेवा में ये पुस्तक लिखी जा रही है, इसलिए इसका नाम है सोवियत मध्य एशिया। तो मुझे लगता है इसके जो डिटेल मैं बांचने जा रही हूँ, शायद पूरा दिन ये हो जाएगा। तो ये प्रारंभ कर रहा है। वैसे मैं आनंद के लिए बता दूं, कजाकिस्तान शकद्वीप है और उज्बेकिस्तान उत्तर कुरु है। कौन? राहुल सांकृत्यायन, कम्युनिस्ट। कब? 1948 में। तो अब जो इसका प्रीफेस है वो है मध्य एशिया के 5 प्रजातंत्र। 1948 में क्या था? सोवियत रूस था, यानी कम्युनिस्ट रूस था। कम्युनिस्ट रूस में प्रजातंत्र कहा था भाई, 5 प्रजातंत्र कहा था भाई। लेकिन ये मतलब गुलाम, जर खरीद, जो जो उपाधि देना। और क्या कह रहा है? मध्य एशिया के 5 प्रजातंत्र। तो मैं पढ़ रही हूँ जाति के विचार से, उसी की भाषा पढ़ रही हूँ। किताब महल से छपा है, आप लोग मंगा सकते हैं। जाति के विचार से कजाक, किर्गिज, उज्बेक और तुर्कमान तुर्क जाति से संबंध रखते हैं। लोग बोलेंगे तुर्क जात मतलब मुसलमान जात, इसीलिए मेरी आवश्यकता। तुर्क तुरुस्क शब्द का अपभ्रंश है। तुरुस्क का कहाँ का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तुरुस्क जाति किसने उत्पन्न किया? जल्दी जल्दी। एक कथा है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में नंदिनी गाय है, ये कामधेनु की पुत्री है। एक कथा, विश्वामित्र जी इसको ले जाना चाहते हैं। पूरी बड़ी कथा मैं संक्षेप में कह रही हूँ। ले जाना चाहते हैं, वशिष्ठ जी से मांगते हैं, वशिष्ठ जी मना करते हैं। कहते हैं पूरे आश्रम का सब कुछ देखभाल, आपका जो इतना राजसी सत्कार हुआ है नंदिनी की कृपा से हुआ है, तो मैं नंदिनी आपको नहीं दे सकता। तो वो उस समय तक विश्वामित्र जी राजा हैं। तो वो कहते हैं मैं इसको बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो बलपूर्वक जब ले जाना चाहते हैं तो नंदिनी चित्कार करती हैं, वशिष्ठ मुनि से कहती हैं, महामुनि से मेरी रक्षा करो। वशिष्ठ महामुनि कहते हैं माते, आप अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ हैं, मैं आपकी क्या रक्षा करूं। तब नंदिनी फुफकारती हैं, और जब फुफकारती हैं तो उनके अंग उपांग से अनेकानेक वीर सैनिक उत्पन्न होते हैं, जिसमें शक है, हूण है, कुषाण है, पल्लव है, दरद है। इन सब का नाम मैं जब महाभारत लेके बैठूंगी तो आपको सुनाऊंगी। तो राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया पुस्तक किताब महल से छपा हुआ 1948 में। जाति के विचार से कजाक, किर्गिज, उज्बेक और तुर्कमान
तुरुस्क जाति से संबंध रखते हैं। क्यों अपनी भाषा का आग्रह रखना आवश्यक है और क्यों लिपि का आग्रह रखना आवश्यक है? तुरुस्क से तुरंत लगता है भारतीय, हिंदू, सनातनी। तुर्क से तुरंत लगता है मियां मल्हार। अब ताजिक भाषा की गलचा वह स्थानीय भाषा है जो ईरानी के पास रहते भी कितनी बातों में संस्कृत के नजदीक है। यानी ताजिक भाषा संस्कृत के नजदीक है। केवल ताजिक नहीं, ये पांचों भाषाएं संस्कृत ही है, किंतु तद्भव से, तत्सम से तद्भव यानी बिगड़ गई कालांतर में। मूढ़ विश्वास वहां परिभाष, हाँ, वहां हाथ देखना, जन्म कुंडली दिखाना, टोना मंत्र कराना, ये सब पहले होता था। मैं छोड़ छोड़ के पढ़ी पहला पेज। मध्य एशिया की ये जातियां भारतीयों से बहुत समानता रखती हैं। 1948 में पुस्तक छपी है फरवरी में, यानी 1947, 46, 45 में ये सोवियत यात्रा कर रहे हैं। इनको महापंडित, राम जाने कौन इस कम्युनिस्ट को पंडित कहता है, खैर ये स्वयं अपने को महापंडित कहता है। मध्य एशिया की यह जातियां भारतीयों से बहुत समानता रखती थी। यद्यपि सारा मध्य एशिया 1000 साल से इस्लाम धर्म में दीक्षित हुआ। अब मैं करेक्शन कर दूं, ये 500-700 साल का मामला, 1000 साल पहले आधा परसेंट, पौना परसेंट लोग भी मार काट के मुसलमान नहीं बनाए गए। यह दीक्षा शांतिमय तरीके से नहीं हुई, खासकर शासकों की तरफ से। धर्म प्रचार तो एक आड़ था, जिनके नाम पर लोगों को लूट के लिए उत्तेजित कर देश विजय में सहायक बनाया जाता रहा। हिंदू कुश पर्वतमाला से सिर दरिया के कछाड़ तक का भूभाग अपनी सभ्यता की और की प्राचीनता और विकास में अपने भाइयों भारतीयों से पीछे नहीं रहा। अरबों ने सदियों तक वक्षुगंगा वक्षुगंगा की समृद्ध भूमि को लूट और जनसंहार का अखाड़ा बनाया। जैसे वक्षु कहते हैं, हम लोग को लगता है संस्कृत नाम है, और इसको अंग्रेज सब कुछ ऑक्सस वॉक्सस कहते हैं, आगे आएगा। तो वक्षुगंगा की समृद्ध भूमि को लूट और जनसंहार का अखाड़ा बनाया। ताजिकों के पूर्वज सुग्ध, ब्रैकेट में सोग्ध, कुसुमलता का ब्रैकेट, शक, सीथियन, शक कौन है? वृषल क्षत्रिय हैं, बहुत वीर थे। अब अरबों के पहुंचने से पहले उत्तर से तुरुस्क आकर वहां के शासन बन चुके थे, और धीरे धीरे ये घुमंतु विजेता शक की सभ्यता और संस्कृत में दीक्षित हो गए थे। वहां बहुत से बौद्धों के विहार और पारसियों के अग्नि मंदिर थे। ना 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 ना, अभी पढ़ के बताऊंगी, ऐसी दसों पुस्तकें। वहां कौन कौन थे? इंद्र थे ऐरावत पर सवार, वहां नटराज शिव थे, वहां गंगा जी को धारण करने वाले शिव थे, वहां अष्टभुजा जगदम्बा, सिंह वाहिनी जगदम्बा थी, वहां मकर पर सवार गंगा थी, वहां क्षीर सागर में शयन करते हुए विष्णु थे। सब डिटेल बताएंगे। 20वीं सदी की खुदाई में ये सारी मूर्तियां निकली हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है, या मूर्तियां शायद उसके बाद निकली हैं। फाहियान और युनचांग ने अपनी यात्राओं में इसका उल्लेख किया है। मैं आपको दिखा दूंगी, वेन सॉन्ग वाला मैंने आपको दिखाया था क्या? ये समस्त हिंदू क्षेत्र है। बुखारा में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बन गया। यह विहार शब्द ही
तुरुस्क उच्चारण के अनुसार बुखार और बुखारा बन गया। तुर्की कहेंगे तो इस्लामिक, ये तुर्की लिखे हैं, मैं तुरुस्क बोल रही हूँ। अरबों ने, मियाँ सबों ने इन पुराने देवालयों का चिन्ह भी न रहने दिया। खूब चिन्ह मिला है, बहुत मूर्तियां मिली है। मेरे पास इतना, इतना से इतना किताबें मेरे पास है, दिखाऊंगी। किंतु सुग्ध सभ्यता यानी शक सभ्यता बिल्कुल लुप्त न होने पाई। सुग्ध और तुरुस्त मुसलमान हो गए। मुसलमान तो कोई हुआ नहीं, जितने हुए वो मुनाफिक और मुशरिक हुए, जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाएंगे, जिनको नमाज का हक नहीं है, जिनको हज करने का हक नहीं है, जिनको जिहाद करने का हक। हाँ, सदियों तक शिया लोगों को काफिर होने का फतवा देकर बुखारा और खीवा के बाजारों में बेचा जाता था। किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्कमान और ताजिक अपनी अपनी भाषा, इतिहास, कला और संस्कृति में पक्के राष्ट्रीय हैं, नेशनल हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयता उनके लिए मुख्य चीज है। मजहब वैयक्तिक विश्वास है। इन्होंने धर्म शब्द लिखा है, अब मैं हर जगह मजहब पढ़ू, यानी क्या कह रहे हैं। और ये जब कह रहे हैं तब ये पांचों स्थान बने नहीं हैं, अभी ये सोवियत रूस का पार्ट है, तो वहां राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज तो है नहीं। यानी उनके लिए मुख्य है उनका सनातन धर्म, उसके रीति रिवाज, बाकी सब चीज आगे आएगा। सारे इस्लामिक काल में स्त्रियों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती गई। वह एक तरह से कृत दासियां बन गई, उनका कोई अधिकार न था। पृष्ठ 4। किंतु अब बहुपत्नी विवाह निषिद्ध और कानून से दंडनीय कर दिया गया है। हम लोग को हमारे मीडिया वाले क्या बताते हैं, पांचों स्थान मुस्लिम हैं और वहां बहुविवाह कानूनन निषिद्ध है, भारत में परमिटेड है, निषिद्ध है और दंडनीय है। आजकल मध्य एशिया की नारी मुक्त है, यानी इस्लाम हवा हवाई है। तरुण पीढ़ी बूढ़ी दादियों से भी उस काले युग की कहानियों को आश्चर्य के साथ सुनती है। यानी आज से 75 साल पहले ही इस्लाम हवा हवाई। वहां का रंगमंच बहुत विकसित है और ताशकंद की नवाई रंगशाला की तरह विशाल और भव्य नाट्यशालाएं बनी हैं। सनातन धर्म का पुनरुद्धार कैसे। आज से 15-16 साल पहले रंगमंच पर आने वाली प्रथम कलाकार तरुणी की छाती में छुरा भोंका गया था और कोई पिता या भाई अपनी बेटी बहन को रंगमंच पर अभिनय, नृत्य और गान करते नहीं देख सकता था। किंतु आज वह अभिमान की चीज है। क्यों? सनातन धर्म का उत्कर्ष। तमारा खानम अपने नृत्य कला द्वारा सारी जनता के प्रेम और आदर का पात्र है। सारा उज्बेकिस्तान उसके गीतों को सुनने के लिए लालायित रहता है, वगैरह वगैरह। हमें आशा है कि कश्मीर की सीमा से 7 मील पर शुरू होने वाले, यानी ये मध्य एशिया क्या है, भारत से सटा हुआ है, 7 मील का जो एक पतला पट्टी है, ये पतला पट्टी किसने खड़ा किया? अंग्रेजों ने। नो मैंस लैंड, क्यों? सोवियत रूस से दूरी रख। तो ये क्या है? भारत। अब सुनिए, अब ये पेज नंबर 5 पर कजाकिस्तान प्रजातंत्र लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं पेज नंबर 6 पर, शकों के यहाँ रहने से यह प्रदेश शकद द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा? कजाकिस्तान क्या है? शक द्वीप है। और
नॉर्मन डेविस ने हमको यूरोप वाली पुस्तक में क्या बताया? यूक्रेन शक द्वीप है, विशाल क्षेत्र है, द्वीप जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, शक द्वीप है। अब वस्तुतः शकों की चारण भूमि को समझिए, जहां पशु चरते हैं। शकों की चारण भूमि गोबी की मरुभूमि से, गोबी कहाँ है जिसको आजकल का कम्युनिस्ट चीन कहते हैं, ये तिब्बत के उत्तर में, और ये जो सिक्योंग के पूर्व में है। तो शकों की चारण भूमि गोबी की मरुभूमि से पश्चिम में कारपेंथी पर्वतों तक थी, यानी यूरोप के बॉर्डर तक। ये पूरा क्षेत्र शकों की भूमि है। शक कौन है? वृषल क्षत्रिय हैं, जो महाभारत युद्ध के बाद भिन्न भिन्न स्थानों में गए, उत्तर में जाके बसे। उस समय तक हम इस महाभूखंड को महाशक द्वीप कह सकते हैं। पूर्वी शक द्वीप में उस समय सोना तांबा निकालने का काम यही शक करते थे। शक लोगों को सब जगह अंग्रेजी में सीथियन लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ के रहने वाले शकों के बारे में प्लिनी लिखता है। प्लिनी कौन है? रोमन, इनका सो कॉल्ड इतिहासकार। वह लोग बहुत लंबे होते हैं, उनके बाल लाल और आंखें नीली होती थी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इस एटलस के सहारे। इसका कवर पेज गायब है। ये नक्शे के द्वारा ये जो कह रहा है, यही लोग पूरा यहाँ से निकल कर यूरोप में गए हैं। इसका नाम है जर्मेनिक सेटलमेंट इन वेस्टर्न यूरोप। इन्हीं शक लोगों को, हूण लोगों को उच्चारण बदलते बदलते जर्मन हो गया। अभी दिखाती हूँ। अच्छा, हूणों की संतान तुरुस्क, यानी हूण शक तुरुस्क एक है। बढ़ते बढ़ते इनका राज्य ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सागर और दमोह तक फैल गया। तोरमान इन्हीं का राजा था, जिसके पुत्र मिहिरकुल ने ग्वालियर में सूर्य मंदिर बनाकर अपना अभिलेख लिखवाया है। तो ये लोग कौन है? सूर्य के मंदिर वाले हैं। थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। 5वीं सदी में अंतिम, पेज नंबर 7। 5वीं सदी में अंतिम बार शक लोग शक द्वीप को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, किंतु 12 शताब्दी बाद, यानी 5-12-17वीं शताब्दी के बाद उन्हीं शकों की पश्चिमी शाखा की संतान रूसी लोग शक द्वीप पर अधिकार करते हैं। रूसी लोग कौन है? शक है। कौन कह रहा है? राहुल सांकृत्यायन कह रहा है। अब पेज नंबर 11। ये सब कजाकिस्तान शक द्वीप का वर्णन हो रहा है, कजाकिस्तान का। किसी समय शक लोग सिर दरिया का क्या तो नाम बताया है। सिर दरिया के किनारे नमदे के उन्हीं लंबे बूटों को पहने हुए अपने पशुओं को चराते फिरते थे, जिन्हें हम शकराज कनिष्क की मथुरा वाली प्रतिमा और अपने यहाँ की हजारों सूर्य मूर्तियों के पैरों में देखते। याद कीजिए रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट का प्लान। कनिष्क, महाराज कनिष्क का साम्राज्य, माइंड बॉगलिंग टू मॉडर्न सेंसिबिलिटीज। वही महाराज कनिष्क कौन है? शकराज हैं। सूर्य की मूर्तियां भारत में
जूता और मोजा पहनी हुई हैं, क्या लंबे बूट पहनी हुई हैं और लंबे लंबे मोजा पहनी हुई हैं और पैंट पहनी हुई हैं और लॉन्ग कोट पहनी हुई है। कब? महाराज कनिष्क के समय। और ये लोग हमको क्या बताते हैं? ये सब मामला यूरोपियन है, सूट बूट जूठ। हाँ, हम शकराज कनिष्क की मथिरा वाली प्रतिमा और अपने यहाँ की हजारों सूर्य मूर्तियों के पैर में देखते हैं भगवान सूर्य सूटेड बूटेड रहते हैं। अब ये कह रहा है, तिब्बती भाषा में नदी के जल को छू कहते हैं और तुर्की या मंगोल भाषा में चू या सू कहते हैं। अब इसका संस्कृत से क्या संबंध है मैं नहीं बता पाऊंगी। अब तरस नदी, वहां कोई नदी है, तरस नदी से ही प्रसिद्ध सप्त सिंधु प्रदेश शुरू होता है। सप्त सिंधु को वो सेमी रेचीय शब्द कहते हैं, यानी कजाकिस्तान क्या है? सप्त सिंधु का पार्ट है। अब मंगोल भाषा में अल्ताई शब्द का अर्थ है सोना। 4000 पहले भी कजाकिस्तान के इर्तिस नाम के स्थान में सोने तांबे की खानों में काम होता था और यहाँ का सोना भारत और सारे पश्चिमी एशिया में जाता था। हाँ जी, मुझे पता है। कैसे पता है? महाभारत में राजसूय यज्ञ जब होता है तब किस क्षेत्र से क्या आता है, कहाँ से सोना आता है, इसको जम्बू नद, जम्बू स्वर्ण या जम्बू नद स्वर्ण कुछ ऐसे कहते हैं, जाम्बू नद स्वर्ण। अभी स्वर्ण का और वर्णन आएगा। पेज नंबर 12 पर पढ़ी हूं मैं। यहाँ पर हिमालय के सुंदरतम दृश्य देखने को मिलते हैं। कजाकिस्तान क्या है? शक प्रदेश है, हिमालय क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों में पांडवों का बचपन बीता था। जब महाराज पांडु राजपाट त्याग के महारानी कुंती और माद्री को लेके गए थे और पांचों पुत्र उनको उस सिद्ध मंत्र दुर्वासा मुनि ने दिया था जो मिला था, वहीं पर सब ये सरश्रृंग, पता नहीं क्या नाम है, वो वाला पर्वतमाला था। अब उज्बेकिस्तान ही चल रहा है, नहीं कजाकिस्तान चल रहा था अभी तक। अब आ गया उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान मिल कैसे गया? तेरह, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए, अब आ गया उज्बेकिस्तान के बाद कजाकिस्तान ही तो चल रहा है भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए, मैं इस पेज में जहां हूं उसी के हिसाब से पढ़ रही हूँ, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। बीच में कजाकिस्तान है। अब आ गया उज्बेकिस्तान शब्द का। ये उज्बेकिस्तान में ही फरगना है जहां से बाबर को आया हुआ बताते हैं। 19वीं शताब्दी तक ये सब भारत है। पहली बार 19वीं शताब्दी में रूस का थोड़ा बहुत कब्जा एक एक दो दो जगह हुआ है। तो ताशकंद है, कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। तो ताजकंद में उज्बेक साइंस अकादमी के पुस्तकालय में हस्तलिखित ग्रंथों की भारी संख्या है। ये हस्तलिखित ग्रंथ किसने लिखे हैं? प्राचीन पूर्वी ग्रंथकार। किस भाषा में? संस्कृत में। और लिपि क्या है? ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये मैं अभी आपको बहुत विस्तार से सेंट्रल एशिया पर 10-15 किताब लाऊंगी। एक इसको भी आप लोग खरीद लेंगे तो बहुत तथ्य मिल जाएगा। इससे मैं कल परसों आप लोग को सुनाऊंगी। ये किताब है कि दूसरी है मुझे याद नहीं। अब
इनका लेखन पिछले 1000 वर्षों में फैला हुआ है। अर्नोल्ड टोइन भी कहता है पूरा मध्य एशिया पिछले 17,000 से संस्कृत भाषा का क्षेत्र है। संस्कृत किसकी भाषा है? हिंदुओं की है, सनातनियों की है, भारतीयों की है। अब एक और बहुत खास है पेज 33 पर। अब फिर कजाकिस्तान आ गया है पेज 33 पर, जो पहले शक द्वीप है। कजाक भाषा में नहीं, कजाकिस्तान में अनेकानेक वीर गाथाएं हैं। हम इन्हीं का पढ़ाएंगे, ये आल्हा उदल की तरह भी बता रहे हैं। अतीत की कहानियों, गीतों और वीर गाथाओं को वीर गाथाओं के रूप में सुरक्षित रखा गया है। कजाक लोक कथाएं अत्यंत सुंदर हैं। इसमें विहुला की करुण गाथा, बिहार वाले यदि मुझे सुन रहे होंगे तो विहुला कौन देवी है वो उन लोगों को पता है। अब कजाकिस्तान में ही वो कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उइगर बहुत पुरानी जाति है। अब आप कहेंगे 5 स्थान में उइगर सीक्योंग कहाँ से आ गया? तो ऐसे आ गया, राहुल सांकृत्यायन को मैं लाइन से बांच रही हूँ। उइगर बहुत पुरानी जाति है। इसका संबंध हूण और तदंस तुरुस्क जाति से है। तो उइगर लोग कौन है? हूण और तुरुस्क हैं, यानी सनातन धर्मी हैं। जब इस्लाम के जिहादी मध्य एशिया में पहुंचकर अपनी ध्वंस लीला मचाने लग गए, तब इनमें से बौद्ध भिक्षु भागकर लद्दाख में गए, कुछ कहाँ गए, कुछ कहाँ गए। अब कह रहे हैं चंगेज खान को बड़ा बनने के लिए पहले उइगुरों को ही दबाना पड़ा, फिर मंगोल साम्राज्य में उइगुरों की सहायता अनिवार्य हो गई। लेखक या कायस्थ का काम अधिकतर भिक्षु या गृहस्थ उइगरों के हाथ में था। भिक्षु शब्द उइगर उच्चारण में बख्शी हो जाता है। भारत में कितने बख्शी लोग हैं? एक तो अपने मेजर जनरल बख्शी साहब ही हैं। मंगोल दरबारों में यह शब्द उइगर लेखक भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल होता रहा और पीछे बख्शी लेखक का पर्यायवाचक बन गया। चीनी तुर्किस्तान की बालिका भूमि में बहुत से बौद्ध ग्रंथ उइगर भाषा में, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, में मिला है। यानी कहाँ पर? जो आज कम्युनिस्ट चाइना में है। क्यों है कम्युनिस्ट चाइना में? 1949 में जब माओ आया है, 1956 के बाद नेहरू ने अपने सारे ऑफिसर्स को, सेना को वहां से बुला लिया और कहा ये मैं तुमको देता हूं। इसलिए ये इलीगल ट्रांसफर है, डिजूरे भारत में है, डिफैक्टो कम्युनिस्ट चीन के दबाव में है। अब आता है किर्गिस्तान। जिहादियों से जान हाँ, किर्गिज लोगों का निवास पामीर और त्यानसान के पहाड़ों में है। यह पहाड़ हिमालय के ही पश्चिमी बढ़ाव है। समस्त हिमालय क्षेत्र अपनी सारी पर्वतमाला और सारे उपत्यका मतलब घाटी के साथ किसका है? भारत का है, संपूर्ण हिमालय। तो किर्गिस्तान क्या है? हिमालय में है। जहादियों से जान बचाने के लिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया, मगर अपने बहुत सारे रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा। आज भी किर्गिज स्त्रियां घुड़सवार देखी जाती हैं। पर्दा इन्होंने कबूल नहीं किया। किर्गिस्तान नाम इनके देश को सोवियत क्रांति ने दिया, यानी ये नाम 20वीं शताब्दी का है। और ये क्या है? आर्टिफिशियल नाम है।
आर्बिट्रेरी नाम है, इसलिए इल्लीगल नाम है। किर्गिज लोग कौन है? पेज संख्या 47। किर्गिज लोग तुर्क जाति के हैं, मियाँ नहीं तुरुस्क, जो मार कूट के जिहादियों से जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया। और इन्हों मंगोलों के समय में ये दक्षिण की तरफ बढ़े और बीच के प्रदेशों को पार करके 16वीं शताब्दी में वर्तमान स्थान में पहुंचे। यहीं आकर इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक किर्गिज लोग कौन है? सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म के रीति रिवाज संस्कार आज भी इनके पास है। नक्शा खोलकर देखिएगा, कश्मीर के तुरंत उत्तर में जो किर्गिस्तान है वो कानूनन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार क्या है? भारत भूमि है। पहली बार सोवियत क्रांति में इसको किर्गिस्तान नाम दिया गया है। अब ये लिख रहा है कि जो मुसलमान थे, इसलिए पड़ोसी डाकू इन्हें पकड़कर बेच देते थे। इस्लाम स्वीकार करने पर इनकी रक्षा होती थी। ये जो अफ्रीका का पूरा दास प्रथा है, तो जो इस्लाम में कन्वर्टेड अफ्रीकी थे, वो सनातनी अफ्रीकियों को यूरोपियंस के हाथ में बेचते थे। ये जो पूरा का पूरा स्लेव ट्रेड है, जो अफ्रीका से अमेरिका वाला, ये कन्वर्टेड अफ्रीकी मुसलमान लोगों ने अपने ही देशवासी सनातनी भाइयों को गुलामों के रूप में बेचा। अब ये कह रहा है 18वीं सदी के आरंभ में पीटर ने कोशिश की हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन पहली बार 18वीं में कोशिश की 19वीं शताब्दी, मध्य 19वीं शताब्दी 1856 के बाद नन्हे नन्हे स्थान पर इन्होंने कब्जा किया है। अब किर्गिस्तान में जो इक्ष्वाकुकुल झील है, क्या बोला मैंने? इक्ष्वाकुकुल, किसका कुल? भगवान राम का कुल, रघुवंश का कुल, सूर्य कुल। इसको क्या लिख रखा है? इसिक कुल। अब इक्ष्वाकु उच्चारण नहीं हुआ तो इसिक कुल। और आगे ये क्यों इक्ष्वाकुकुल है? इसिक कुल का अर्थ है उष्ण सरोवर, गर्म झील। इतनी ऊंचाई होने पर भी जाड़ों में इसका पानी नहीं जमता। इक्ष्वाकु सूर्य, इक्ष्वाकु इज इक्वल टू सूर्य, सूर्य इज इक्वल टू गर्म, उष्ण। तो अगर हम अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं तो हमको अपने क्षेत्रों को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी रुकते जाइए। अब ये और हम बहुत सा छोड़ के पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 54। चू उपत्यका में कभी शक बसे थे। वहां चू को कोई नदी वदी बताए थे। उपत्यका मतलब घाटी, जहाँ पानी वानी अच्छे से है तो खेती बाड़ी थोड़ी होती है। चू उपत्यका में कभी शक बसे थे, हुड़ रहे थे। तुरुस्कों ने अपनी राजधानी और नगर बसाए थे। यहाँ चिंगीज खान की औलाद और तैमूर ने भी मध्य एशिया में नहरों के महत्व को समझा था। कितनी ही नहरें खुदवाई थी। नहर कौन खुदवाता है? कुआं कौन खुदवाता है? बावली कौन खुदवाता है? सनातनी। चंगेज खान कौन है? महान सनातनी सम्राट है। तैमूर खान कौन है? उसका बेटा है, किंतु बाद में इस्लाम में चला गया। अब इसी किर्गिस्तान में फरगना यहाँ है कि कहाँ है? ये कोई दूसरा फरगना है। साधारण किर्गिजों में वैसा पर्दा नहीं है जैसा कि मुसलमानों में होता है। एक मिनट। पुरानी किर्गिज स्त्रियों के लिए पढ़ना हराम था, और आज यहाँ की स्त्रियां
किर्गिज स्त्रियों में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा है। क्यों? सनातन धर्मी है। 16वीं शताब्दी के बाद थोड़ा आया, सोवियत रूस ने उखाड़ फेंका, किसने? कम्युनिज्म ने उखाड़ फेंका। तो जब से पेज संख्या 58, जब से किर्गिज लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, तब से नमदे कालीनों, चमड़े की वस्तुओं और धात के बर्तनों पर मनुष्य का चित्र बनाना वर्जित हो गया। उसके पहले मनुष्य के चित्र बनाते थे। क्यों? सनातन धर्मी थे। देवता का, देवी का, सिंह का, मनुष्य का, स्त्री का, नदी का, पहाड़ का, सबका चित्र बनता था। इस्लाम में चित्र बनाना हदूद गुनाह है। एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रिक्रिएटेड बाय बंदा। इसीलिए स्वयं रसूल की कोई तस्वीर नहीं है, अल्लाह की तस्वीर नहीं है। और ये सारे बेईमान, बेईमान, बिना ईमान वाले, बिना दीन वाले क्या करते हैं? अपना ही फोटो खिंचवा लेते हैं। चित्र बनवाना तो दूर रहिए, सीधे कैमरे से फोटो, ऐसी की तैसी हदूद क्राइम की। और क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाम, हम तो मुसलमान हैं, हमको इस्लाम के अंदर हक चाहिए। इस्लाम तो तुमको हराम करने वाला हरामी बताता है, और तुम्हारे लिए बहुत कठोर बर्बर किस्म के दंड तय किया है कुरान में। अब पेज नंबर 59, किर्गिज जनता ने अपने एक उत्कृष्ट काव्य मानस को कंठस्थ करके बचाया। आपको कोई और मानस भी याद आ रहा है क्या? रामचरित मानस। यह हमारे यहाँ के आल्हा की तरह मानस भी बहुत जनप्रिय काव्य है। आल्हा उदल कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कौन लिख रहा है? राहुल सांकृत्यायन लिख रहा है। किर्गिज जनता, पेज संख्या 60, इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ। किर्गिज जनता के सांस्कृतिक जीवन में कितनी ही सदियों तक मानस का इतना महत्वपूर्ण भाग रहा कि उसे एक जातीय प्रतिष्ठान कह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा गाथा काव्य है। फिर और इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। इस फिर पेज संख्या 62, इस्लाम के प्रभाव ने चित्रकला, मूर्तिकला के विकास में बाधा डाली और नाट्य मंच को भी उत्पन्न नहीं होने दिया। किंतु अब ये सब बाधाएं दूर हो गई है। कब? अब मतलब 48 में। क्यों दूर हो गई? सोवियत कम्युनिज्म के प्रभाव से। तो अब जब ये सबस क्षेत्र भारत का शैडो एरिया होगा, इन्फ्लुएंस एरिया होगा, तो खास दिक्कत नहीं आएगी। अब अब फिर आ गया है उज्बेकिस्तान। कुछ इसमें बाइंडिंग में दिक्कत है। अब सुनिए, चैप्टर शुरू होता है, अध्याय 3, उज्बेकिस्तान, पृष्ठ संख्या 70 से और 71 पर कहा गया है, आर्याना वेजा, आर्य बीज की जिस पवित्र भूमि का वर्णन अवेस्ता में आया है और जिसे हमारे यहाँ उत्तर कुरु कहा गया है, वह यही थी। कहाँ कहाँ उत्तर कुरु कहा गया है? दो तो सबको पता है, रामायण और महाभारत। रामायण में महाराज सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव सेना को भेजते हैं उत्तर दिशा में महारानी सीता की खोज के लिए, जगत जननी सीता की खोज के लिए, और वर्णन करते हैं समस्त उत्तर कुरु का, जो वर्णन पूरा यथावत सटीक है। और महाभारत में दिग्विजय या दिग्विजय का जब प्रसंग है, तो अर्जुन, महाबाहु अर्जुन दिग्विजय के लिए उत्तर दिशा में जाते हैं और वहां विस्तार से इस क्षेत्र का वर्णन है। लोग कैसे हैं, स्त्रियां कैसी हैं, मार्ग कैसे हैं, कौन सा पहाड़ है, फिर कौन सी उपत्यका है, कौन सी नदी है,
और वहां से क्या क्या आया, जो जो आया वो आज भी वहां होता है। आरियाना वेजा की जिस पवित्र भूमि का वर्णन अवेस्ता में आया और जिसे हमारे यहाँ राहुल सांकृत्यायन कह रहा है, जिसे हमारे यहाँ उत्तर कुरु कहा गया, वह यही है। आमू दरिया का पुराना नाम वक्षु था। आमू कहने से पराया पराया, वक्षु कहते ही अपना अपना। तो अपने नामों पर बहुत अधिक बल दीजिए और इनको अपनाइए। बच्ची का नाम वक्षु रख लीजिए ना। यूनानियों ने इसे ओक्सुस कर दिया। ऑक्सुस, ऑक्षु को, अक्षु को ओ एक्स से लिखने की कोशिश की, ऑक्सुस कर दिया। इसकी एक दूसरी शाखा का नाम अब भी बक्ष है। जरफा इस प्रजातंत्र के कटी प्रदेश में बहती, इसका भी संस्कृत नाम है, जिसने अपना नाम देकर इस प्रदेश को सुग्ध या सोग्ध यानी शक के रूप में प्रसिद्ध किया। अब सबसे खास बात, पृष्ठ संख्या 71, रूसी पुरातत्वज्ञों का विचार है कि यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वोल्गा से पूर्व और पश्चिम की घुमंतु जातियां, जिसे हम आर्य शक कह सकते हैं, उनका ये निवास स्थान है। मैं एक पुस्तक आप लोगों को अभी लेके नहीं बैठी हूँ, ऑक्सफोर्ड से छपा है, इंडियन आर्कियोलॉजी पर है। एक कोई चक्रवर्ती, दिलीप चक्रवर्ती उसके लेखक हैं। वो बताते हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वक्षु नदी और उसके ऊपर तक है। और कहाँ तक है? नीचे अपने अधूर दक्षिण तक है। तो मोहनजोदाड़ो में तो नंदी है, योगी राज शिव हैं, नृत्य करती हुई नर्तिकाएं हैं, और भी बहुत कुछ है। तो उज्बेकिस्तान, हे मेरे नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री, ये पक्के कम्युनिस्ट ने ये सब लिख के रखा है। ईसा पूर्व 2000 में मूल भूमि में छूट गए आर्यों के भाई शकों ने पूर्व का अभियान किया और वह आधुनिक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान होते हुए त्यानुसान के पहाड़ों को लांघते हुए गोबी की मरुभूमि तक पहुंच गए, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। कजाकिस्तान शकद्वीप है, उज्बेकिस्तान उत्तर कुरु है। हे आरएसएस के इतिहास संकलन समिति के महान सेवेंथ इडियट्स, मेरे पर कोई आरोप नहीं। सेवेंथ इडियट शब्द इकोनॉमिक्स में नोबेल अवार्ड जो लोग लिए हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रयोग किया हुआ अत्यंत सामान्य शब्द है। सेवेंथ इडियट का अर्थ, इडियट जो अपने को सेवेंथ समझे, अब सेवेंथ मतलब जानकार समझे। तो हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास संकलन समिति के सेवेंथ इडियट्स और जहां जहां के सेवेंथ इडियट्स, आप तो कहते हैं कि भारत पराधीन है, भारत पर आक्रमण हुआ, बाबर ने आक्रमण किया, बाबर फरगना से आया था। ये तो भैया हमारा उत्तर कुरु है, हमारा शक द्वीप है। कब तक? मिड 19वीं सेंचुरी तक। वो बेचारा तो आया कि नहीं आया, उस पर भी हम अभी लंबा चौड़ा बात करेंगे बाबर नामा के हवाले से। किंतु ये तो भरत क्षेत्र है भाई जी, भरत क्षेत्र है। और एक पुस्तक है मेरे पास, द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम में रूसी और ब्रिटिश मिलिट्री के जानकार लोग इस पूरे टेरेन का जब चर्चा करते हैं कि सेना कैसे आएगी, कैसे जाएगी, किस सेंचुरी में, 19वीं नहीं, 20वीं में, जब फर्स्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, जब उसके थोड़ा सा पहले है, कि असंभव जैसा है। बाबर का भी वर्णन पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप लोग एक चीज तय कीजिए,
हम लोग आक्रमण बाहर नहीं करते हैं। तो बाहर सीमा क्या है, भारत की राजनैतिक सीमा क्या है, क्या अंदर है और क्या बाहर है। 15 अगस्त 1947 के पहले जो है वो सब बाहर है, या 14 अगस्त 1947 के पहले जो है वो बाहर है, या 1932 के पहले जो है वो अंदर है या बाहर है, या 1860 के पहले अंदर है या बाहर है। और जैसे चीन ने जो हिस्सा दबाया जवाहरलाल नेहरू के कृपा और सहयोग से भारत का, वो आप तो नहीं कहते हैं कि भारत का नहीं है, वो आप कहते हैं भारत का है, हमको वापस लेना। पीओजे के जो हिस्सा नेहरू के सहयोग से और माउंटबेटन के सहयोग से पाकिस्तानियों ने दबाया, वो हिस्सा हमको वापस लेना है। तो उसी प्रकार ये सब भरत भूमि है। आपको नहीं ठीक लगता है तो आपके लिए तो ये माई बाप है ना, राहुल सांकृत्यायन कम्युनिस्ट। आपके लिए महाभारत साक्ष्य नहीं है, आपके लिए रामायण साक्ष्य नहीं है, आपके लिए गुरु गोलवलकर साक्ष्य नहीं, आपके लिए भगवत दत्त जी भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन तो साक्ष्य हैं। और आपके लिए महाराज अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख तो साक्ष्य हैं, और आपके लिए हार्पर कॉलिन से छपा हुआ ये एटलस तो साक्ष्य है। अभी बहुत साक्ष्य दिखाऊंगी, मेरे पास भंडार है साक्ष्य। कारण जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। जो नहीं है नाक है, नहीं कान, कान है वो कान ले गया, कौआ कान ले गया, कान की खोजाई कर रहे हैं। तो हे 70 इडियट, आपको प्रणाम। अभी बहुत है भाई, बहुत है। हम्म, हम्म, ये सब छोड़ रहे हैं, हम बहुत थक गए। हम्म पेज 73। उत्तरी भारत में उज्बक शब्द अति प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है बुद्धू और उजड। उज्बक शब्द का ऐसा अर्थ होने का क्या कारण है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का साक्ष्य। उज्बेकों के यहाँ एक खान सैबानी ने तैमूर वंश का ध्वंस किया। और शैबानी कौन है? संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा कवि है। हम तो शैबानी खान सुन के सोचते थे मियां मुसल्ला होगा। राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं शैबानी खान स्वयं बहुत संस्कृत और अपनी भाषा का अच्छा कवि था। पेज 73। तो ये जो शैबानी है, उज्बेकों के खान शैबानी ने तैमूर वंश का ध्वंस किया, और उसी वंश के एक बाबर ने भागकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो खैर गप है। तो उज्बेक कबीला का सरदार शैबानी खान था, जो संस्कृत और भाषा का अच्छा कवि था। इसमें संदेह नहीं, उज्बक शब्द का यह दुरुपयोग उज्बकों से पराजित बाबर वंश द्वारा हुआ। बाबर महोदय सबसे पराजित थे, कि हमको कैसे पता चला? एक बाबर नामा नाम की पुस्तक प्रचलित है, उसका भी कथा बताऊंगी बाँच बाँच के। तो कहते हैं जी बाबर की आत्मकथा, बेचारा लिखता है, इसने मारा, इसने काटा, इसने भगाया, इसने किया, सब वो लिखता है। उज्बक भाषा 6वीं सदी में आए तुर्कों यानी तुरस्कों की भाषा का विकसित रूप है। तुर्क कहेंगे तो अरबी फारसी सूझेगा, तुरुस्क कहेंगे तो संस्कृत ब्राह्मी और खरोष्टी सूझेगा। हाँ,
तुरुस्क काल में कितने ही बौद्ध सूत्रों का इस उज्बक भाषा में अनुवाद हुआ था। हाँ, उस प्रदेश की भाषा जो अब अधिकतर तुर्की थी यानी तुर्की थी, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला। कभी इसे तुरस्की तुर्की लिखा कहते हैं और कभी चगताई, यानी ये सारी भाषाएं, बाबर की भाषा क्या है, चगताई। ये सब क्या है, तुरुस्क, चगताई। संस्कृत खरोष्टी ब्राह्मी सब वही है, अरबी फारसी नहीं है। अब राहुल सांस्कृत्यायन का एक पैराग्राफ पढ़ने का मन है जिसका आज के विषय से रिश्ता नहीं है। पृष्ठ 75। आज कश्मीर में वही हालत पैदा हुई है। इस्लामी जिहाद के नाम पर सरहदी कबीलों को उभारा गया है। जब राहुल सांकृत्यायन कम्युनिस्टों की सेवा कर रहा है तो मियाँ सबको कैसे ठीक से लतिया रहा है। भुक्खड़ लोग लूट का अच्छा मौका देखकर कश्मीर की सुंदर और समृद्ध उपत्यका को लूटने के लिए चढ़ दौड़े। भारत सरकार की सेना ने उनके तथा उनके पृष्ठपोषकों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन अभी भी शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों का रास्ता अकंटक नहीं है। हिंदू विरोध और इस्लाम के नाम पर बाहर के लुटेरों को भेजा जा सकता है और अंदर के लोगों को भी बहकाया जा सकता है। 51 मिनट है, मैं 5-7 मिनट में कोशिश करूंगी सल्टा दूं। आप पेज 82। उज्बेक मेषपालों ने हजारों की संख्या में सबसे मूल्यवान भेड़ें वोल्गा वाले पशुपालों को दी है। संसार का सर्वश्रेष्ठ भेड़ कहाँ है, उज्बेक स्थान। उज्बेक को क्या बोला है, उत्तर कुरु। महाभारत में जाइए, महाभारत में 2 प्रसंग है। एक महाराज युधिष्ठिर का राजसूय प्रसंग है और दूसरा महाभाव अर्जुन धनंजय का दिग्विजय प्रसंग है। दोनों में इस क्षेत्र से भेंट में भेड़ें आती हैं। जाम्बुनत स्वर्ण आता है और भेड़ के ऊन के बने हुए बहुत विशेष प्रकार के कंबल आते। तो केवल इन दोनों प्रसंगों को पढ़ लिया जाए, राजसूय और दिग्विजय प्रसंग, किस क्षेत्र से क्या भेंट आ रहा है, तो आप जान जाएंगे। आप मतलब कौन, 70 इडियट लोग, आरएसएस के इतिहास संकलन समिति के 70 इडियट। कम्युनिस्ट तो 70 नहीं है, शुद्ध इडियट है। मीडिया में भी 70 की तरफ पोज करते हैं, है इडियट्स। भारत का क्षेत्र कहाँ है, महाभारत और रामायण का अर्थ क्या है, कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस। आप इसका अर्थ नहीं समझते हो तो हिस्टीरियोग्राफी की यानी हिस्ट्री लिखने के साइंस की, हिस्टीरियोग्राफी की 2-4 पुस्तक बांच लीजिए। अब ताशकंद समरकंद, इस पर लिखा है, अब मैं थक रही हूँ। ये कह रहा है समरकंद मध्य एशिया की काशी बन गया। समरकंद शब्द नगर का वर्णन पृष्ठ 83 पर शुरू हो रहा है। पृष्ठ 84 पर कह रहा है समरकंद मध्य एशिया की काशी बन गया। काशी बन गया मायने संस्कृत के विद्वान, काहे की विद्या, पुराणों की विद्या, उपनिषदों की विद्या, वेदों की विद्या, ब्राह्मणकों की विद्या और आगमों और निगमों की विद्या। कौन कह रहा है, राहुल सांस्कृत्यायन। आज भी अगर आप नक्शा उठा के देखेंगे, कासगर खोजिएगा, कहाँ खोजिएगा, पीछे इंडेक्स में, तो उसका एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड दिया होगा, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया होगा, जाके देखिए। जो आज का सीक्योंग है, तारिम बेसिन,
उसका जो पश्चिमी छोर है, टकला मकान डेजर्ट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ लिखा होगा काशगर, नीचे ब्रैकेट में काशी। कहाँ? एटलस में। किसने छापा? हार्पर कॉलिंस ने और यूरो अमेरिकन ब्लॉक के सभी ने। आज भी काशगर काशी है। नेपाल का काठमांडू काशी है। ये समरकंद काशी है। दक्षिण में काशी है, पूरब में काशी है, उत्तर में काशी है। जैसे दसों स्थान पर अयोध्या है। जैसे ये यूरोप वाले जब गए हैं अमेरिका, तो यॉर्क सिटी के नाम पर न्यूयॉर्क है, और ऐसे ही बहुत है। अब पेज 86 ये बात कर रहे हैं। एक रूसी पुरातत्व वेत्ता है प्रोफेसर कारी नियाजोफ ने अपने भाषण में आगे कहा, पृष्ठ संख्या 86, मैंने कितने ही पहले के अज्ञात हस्तलिखित ग्रंथों में कुछ ऐसे ग्रंथ देखे जो हिंदुस्तान में लिखे गए थे और हाल में मध्य एशिया के पुराने पुस्तकालयों से मिले। आजकल यह ग्रंथ उज्बेक साइंस अकादमी के प्राच्य हस्तलेख प्रतिष्ठान में रखे गए हैं। इन हस्तलेखों से पता लगता है कि वेधशाला की इमारत ढोल के शक्ल की थी। कहाँ का वेधशाला? ये इसमें हम खोज नहीं पा रहे, हमारी समझ से कराकुरम में था, अभी दिखेगा। और बनवाया किसने था? तैमूर के पुत्र पौत्र और प्रसिद्ध विद्या प्रेमी उलुग बेग। आप लोग सोचेंगे मियाँ है, नहीं, तैमूर उलुग बेग सब सनातन धर्मी बाप दादाओं की संतान है। विद्या चल रहा है, पढ़ा यह है कि तैमूर कन्वर्टेड था। तो इसका जो बनवाया है, वेधशाला की इमारत ढोल के शक्ल की थी और एक विशाल मीनार की तरह सीधी खड़ी थी। मकान कई तले का था। यंत्रों के रखने और ज्योतिषियों के रहने के लिए पास में बहुत मकान थे। उलुग बेग ने तारों का एक बृहद मानचित्र और सूची तैयार कराई थी। कहाँ कहाँ है? अब ये दिख नहीं रहा, हम खोज नहीं पा रहे। उलुग बेग इस यंत्र को सूर्य के वेध के लिए इस्तेमाल करता था, इसलिए इसका मुख दक्षिण की ओर था। इसी विशाल षष्ठांश यंत्र की सहायता से ज्योतिष संबंधी वेद के बहुत ही शुद्ध आंकड़े सूर्य के गति से प्राप्त किए गए थे। 57 मिनट हो गया, मैं थक गई। तो अभी ये पुस्तक पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन छोड़ रहे हैं। तो मैंने अपने पहले भाषण में कापलान को पढ़ा। मैंने अपने पहले भाषण में और कई लोगों को उद्धृत किया था। आज राहुल सांकृत्यायन को किया, दो और लेके बैठी थी मैं। हार्पर कॉलिंस का ये एटलस है, द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अभी दिखा रही हूँ। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय हार्पर हार्पर कॉलिंस, आप लोग को दिख गया होगा। इसका पेज नंबर 100 पर जाके आप लोग चाहें तो देखिए। अब आज ये सब काम नहीं हो पाया, इस काम को अगली बार करेंगे। और कम से कम 10 पुस्तकों से मैं और साक्ष्य दूंगी। ये समस्त क्षेत्र भारत क्षेत्र है। और जिन यूरोपीय लेखकों के वर्णन पर कहते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, भारत हार गया और गुलाम हो गए, तो बताऊंगी मैं वो लोग कौन थे, और वो भी किसी यूरोपीय के साक्ष्य पर बताऊंगी, अपने मन से कुछ नहीं। और पहले ये तो तय करो भारत कहाँ तक है। सांस्कृतिक प्रभाव नहीं, धार्मिक बोलने में तो जीभ टेढ़िए। भारत की राजनैतिक सीमाएं कहाँ हैं, कब तक हैं? प्राचीन काल में, ना ना ना, हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं।
19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर बात कर रहे हैं। कौन सा अंतरराष्ट्रीय कानून? जो यूरोपीय देशों ने 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में बनाया। और हमारे अपने साक्ष्य क्या कहते हैं, ये तो मैं सबसे आखिर में बात करूंगी। अभी यूरोप अमेरिका कम्युनिस्ट, इनके आधार पर बात करूंगी। तो यदि भारत की ये सीमाएं हैं, भारत के दुष्ट उत्पात कर रहे हैं, तो राज्य का काम इनको दंड देना है, न कि ये कहना कि पाकिस्तान की चिति दूसरी है, भारत की चिति दूसरी है, एक बांग्लादेश की चिति तीसरी है, नेपाल की चौथी है, श्रीलंका की पांचवी है, अफगानिस्तान की छठवीं है, पाकिस्तान की 11वीं है। ना ना, ऐसा सेवेंट लोग ऐसी इडियोसिटी नहीं करते। तो फिर नमस्कार, 1 घंटा पूरा हुआ। धर्म की जय हो। अधर्म का, ज्ञान का, पाप का, तमस का, दुर्बुद्धि का, झूठ का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।